हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में और क्या है मिडिल ईस्ट और इसमें कौन कौन से देश हैं, यहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, किस तरह का लैंडफॉर्म है, यहाँ हिस्ट्री क्या है इसकी, और मिडिल ईस्ट की जो रिसोर्स एंडोमेंट है, कितने जो प्राकृतिक इसके संसाधन है, वो जो यहाँ के देश हैं उनकी इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ का जो जियोपॉलिटिक्स है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति जो है विश्व की, उसमें इसका क्या महत्व है, स्पेशली ऑयल को लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का चौराहा कहलाता है, ये एक अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र है जिसमें थोड़ा सा अफ्रीका का भी पार्ट आ रहा है और एशिया का भी। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच इस भूभाग को अगर हम देखते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण ब्रिज का काम करता है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो एनर्जी रिसोर्सेस इसके हैं, विशाल ऊर्जा संसाधन है, और इसकी वजह से जो है इसको जियोपॉलिटिकली काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसकी लोकेशन है वो रणनीतिक समुद्री मार्ग है यहाँ पे, और प्रमुख विश्व धर्मों के जन्म स्थान भी इसी एरिया में है। तो वैश्विक स्तर पर जो मिडिल ईस्ट है, मध्य एशिया जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जो देश शामिल हैं उनकी बात करते हैं हम। अरबियन पेनिनसुला है जिसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम यूएई भी बोलते हैं। इसके अलावा कतार, बहरीन और कुवैत भी है। जो पूर्वी भूमध्य सागर पे जो लेवांट वाला पार्ट है उसमें सीरिया है, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी शामिल है। जो अन्य देश हैं इसमें वो ईरान, इराक और टर्की हैं, और उत्तरी अफ्रीका का पार्ट जो है इजिप्ट, वो भी इसमें शामिल है, और इन सारे देशों को मिलाकर बनता है ये मिडिल ईस्ट। कभी कभी इसमें उत्तरी अफ्रीका के देश जो और उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश, साइप्रस को भी, और फिर एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी लोग कुछ परिभाषाओं में शामिल कर लेते हैं। जो मध्य पूर्व की जो भू आकृति है और जो भौगोलिक परिदृश्य है उसको हम अगर देखें तो ये क्षेत्र जो है शुष्क से अर्धशुष्क जलवायु वाला है, जिसमें काफ़ी विशाल रेगिस्तान भी हैं, चट्टानी पठार हैं और पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, लेकिन मतलब मिली जुली भू आकृतियाँ हैं। और रेगिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा पार्ट कवर करता है, जैसे अरबियन डेजर्ट है जिसको खाली क्वार्टर कहते हैं, रूब और खली, ये काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा पर्वत है जो जाग्रोस है, एल्बुर्ज हैं, ये पर्वतमालाएं ईरान में हैं, टारस और पोंटिक पर्वतमालाएं जो टर्की में है, और इसके अलावा असिर और हेजाज पर्वतमालाएं जो सऊदी अरब में है। तो एक तरफ यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है और दूसरी तरफ यहाँ पे काफ़ी ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। जो नदियाँ हैं यहाँ पे वो महत्वपूर्ण टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, ये सब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यहीं पे शुरुआत हुई थी। इराक, सीरिया और फिर नाइल रिवर जो है, नील नदी जिसको बोलते हैं, वो इजिप्ट के जीवन और इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। अगर हम इसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, भूवैज्ञानिक संरचना, तो ये क्षेत्र जो है कई विवर्तनिक या टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो उसकी संगम पर स्थित है। जैसे अरबियन पेनिनसुला है, अफ्रीकी प्लेट है, अनातोलियन और यूरेशियन प्लेट, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। तो न सिर्फ ये जियोपॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है बल्कि जियोलॉजिकली भी ये पार्ट जो है बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। जल मार्ग से अगर आप जाने की बात करें तो सेंट्रल एशिया में हम फारस की खाड़ी से, लाल सागर से, भूमध्य सागर से और स्वेज नहर और हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है, ये सब जो है इसमें इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये समुद्री मार्ग है और ट्रेड की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से मध्य एशिया का जो है महत्व विश्व भू राजनीति में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखिए तो ये मध्य एशिया जो है ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, सभ्यता के उद्गम स्थल है, जिसमें मेसोपोटामिया, सुमेर की सभ्यता, अक्काद और नील घाटी में सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक सभ्यता रही है उसके उदय का विटनेस किया है, इसने गवाह रहा है। कई धर्मों का जन्म स्थान भी है यहाँ पे, जैसे कि यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है, और इस्लाम का जन्म स्थान भी इसी सेंट्रल एशिया में मतलब लोकेटेड है। तो प्राचीन साम्राज्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से, जैसे फारसी साम्राज्य जो है अचमेनिद, ससानिद, फिर
रोमन, बेजेंटाइन और बाद में ऑटोमन साम्राज्य जो है वो सेंट्रल एशिया में ही हुए हैं, मध्य पूर्व सेंट्रल ईस्ट में। आधुनिक इतिहास अगर हम इसका देखें, मिडिल ईस्ट बोलते हैं इसको। प्रमुख विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन से यूरोपीय और औपनिवेशिक और बाद में स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ है। यहाँ पे 20वीं शताब्दी में ऑयल की खोज हुई है, तेल की, पेट्रोलियम जिसको बोलेंगे, और अरब इजराइल संघर्ष से भी ये परिभाषित हुआ है। मतलब 20वीं सदी में काफ़ी कुछ हुआ। एक तो एनर्जी रिसोर्सेस यहाँ पे खोजे गए और जिसकी वजह से अचानक से इसका इम्पोर्टेंस जो है कई गुना बढ़ गया। संसाधन संपदा ऊर्जा का महाशक्ति स्थल है ये। विश्व के जो प्रूवन तेल भंडार है उसमें 48% जो है यहाँ पे इसी मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, और प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो प्रमुख उत्पादक देश अगर देखें ऑयल के तो सऊदी अरब है, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई और कतार, और ये चारों पांचों देश मिलकर जो है पूरे विश्व की एनर्जी नामक बैकबोन को बनाते हैं। जो अन्य संसाधन है यहाँ पे सीमित मात्रा में खनिज पदार्थ हैं, जिसमें तांबा, फॉस्फेट और नमक भी शामिल है। लेकिन मेन चीज़ जो है वो ऑयल है, क्योंकि ऑयल जो है पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। ऑयल पर कब्जा करने के लिए, ऑयल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, और हर देश जो है अपने देश में ऑयल के सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए जो है इन्हीं देशों पर निर्भर करता है। और ये कई खाड़ी देश जो हैं वो हाइड्रोकार्बन पर इतने ज़्यादा निर्भर हैं कि हालांकि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होने की वजह से यहाँ की इकोनॉमी जो है वो ऊर्जा संसाधनों से ही निर्धारित है। जैसे इजराइल की अर्थव्यवस्था जो है वो अत्यधिक डाइवर्सिफाइड और टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और टर्की में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो रही है, बट अल्टीमेटली अभी भी ऑयल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जो लेबर मार्केट है तेल समृद्ध देशों में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर बाहर से लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं माइनिंग के लिए। इंजीनियर्स की यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। तो लगभग हर देश में देखिए कि खाड़ी देशों की तरफ लोग रुख करते हैं पैसे कमाने के लिए, ताकि वहाँ के ऑयल वेल्स में वो काम कर सके, चाहे मजदूर के रूप में, चाहे इंजीनियर्स के रूप में। बहुत ज़्यादा वो विदेशी श्रम पर अत्यधिक निर्भर है। अगर यहाँ का स्वरूप देखें, पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले जो लॉजिस्टिक हब हैं, जैसे दुबई और काहिरा जो है, कायरो, ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट और ईस्ट को जोड़ते हैं। तो एक तरह से ये ब्रिज का काम करता है वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड के बीच में। जो भू राजनीति है वो यहाँ की बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने बताया, ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से और भू राजनीतिक रूप से। और इकनॉमी चूँकि वर्ल्ड की जो है वो काफ़ी प्रभावित होती है ऑयल के उथल पुथल में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक संघर्ष भी है और सिविल वॉर भी काफ़ी ज़्यादा चलते थे। जैसे सीरिया और यमन और सऊदी और ईरान के बीच में काफ़ी कंपटीशन भी चलता रहता है। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस जो है, ये प्रतिद्वंदिता जो है, उसकी वजह से यहाँ पे उथल पुथल रहती है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जैसे हॉर्मुज जलडमरू युद्ध है वो, और स्वेज कैनाल और बाब अल मंडेब, ये तीनों पर कंट्रोल करने के लिए जो है, क्योंकि ये ट्रेड रूट्स हैं, तो हर कंट्री कोशिश करता है, इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं ये तीनों चीज़। विदेशी प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐतिहासिक रूप से भी और वर्तमान में भी। वैश्विक शक्तियाँ हमेशा कोशिश करती हैं यहाँ के ऑयल पे और यहाँ के ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये अमेरिका, रूस और चाइना के बीच में जो है हमेशा प्रतिस्पर्धा का एक क्षेत्र बना रहता है। इसका महत्व तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिकली जो है पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र के तेल और गैस के कंटिन्यूअस सप्लाई पर, निरंतर प्रवाह पर निर्भर करती है। और अगर थोड़े दिन के लिए भी कोई भी देश, इनमें से कोई भी देश अगर अपना सप्लाई रोक देता है, ऑयल माइनिंग रोक देता है, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो हिल जाती है। अगर हम हवाई मार्ग की बात करें तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच समुद्र के साथ साथ हवाई मार्गों के लिए भी जो ये सेंट्रल पार्ट जो है मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र तो है ही, क्योंकि कई सारे पवित्र स्थल जो है कई धर्मों के यहाँ पे स्थित हैं। तो विश्व की आधी से अधिक आबादी के पवित्र स्थल जो है वो मिडिल ईस्ट में है। सभ्यता का जो है क्रडल है,
भौगोलिक रूप से जो है विश्व राजनीति का ये सेंट्रल पार्ट है और ऑयल की वजह से पूरी की पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था का, ग्लोबल इकोनॉमी का जो है ये हब बना हुआ है। तो ये हब है मिडिल ईस्ट जो है, इसका अगर रिलेशन हम देखें इंडिया से तो जाहिर है इंडिया के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो मध्य पूर्व के साथ हमारा संबंध काफ़ी गहरा है, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए और विशाल व्यापार के लिए 240 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हमारा व्यापार संबंध है मिडिल ईस्ट से। ऑल टुगेदर जितने भी यहाँ पे कंट्री हैं उन सब का बहुत ही बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ऑयल वेल्स में काफ़ी ज़्यादा श्रमिकों की और इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रेषण, सांस्कृतिक संबंध और रक्षा, डिफेंस से रिलेटेड भी जो काफ़ी कोऑपरेशन जो है हमारा मिडिल ईस्ट के साथ है। टेक्नोलॉजी के लिए और एंटी टेरर जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसमें भी हम मिडिल ईस्ट के साथ काफ़ी घने संबंध रखते हैं और आपस में हम मानव रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसके लिए और ऑयल के सप्लाई के लिए, ऑयल के लिए इंपोर्ट के लिए हम अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे जो हैं वो भारत ने जो है मध्य पूर्व के साथ, यूरोप के साथ आर्थिक गलियारों में व्यापक साझेदारी में हिस्सा लिया है भारत ने, चूँकि ये संबंध जो है साझा है और दोनों तरफ से सिम्बायोटिक है। और सऊदी अरब जैसे है या सऊदी विजन जो है 2030 जो इनके इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में भी इंडिया हेल्प करता है। तो इन सब माध्यम से जो है भारत काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रखता है, खासकर इजराइल के साथ और खाड़ी राज्यों के साथ, जिससे ये क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास और भू राजनीतिक रणनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इन रिश्तों के प्रमुख स्तंभ क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। तो मध्य पूर्व क्या करता है? भारत को अधिकांशतः कच्चा माल देता है और प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है, जो उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापारिक रूप से 240 अरब डॉलर से ज़्यादा हम व्यापार करते हैं मध्य पूर्व के साथ, और इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी है और एक्सपोर्ट भी है। एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ और टेक्सटाइल और मशीन, जबकि खाड़ी देश जो है भारत के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। जो हमारे प्रवासी हैं, लाखों भारतीय जो है खाड़ी देशों में काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा घर भेजते हैं, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से लोगों के बीच मजबूत संबंध भी है, क्योंकि रणनीतिक और भू राजनीतिक कनेक्टिविटी के लिए मिडिल ईस्ट से जुड़े होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो IMC जो है वो मध्य पूर्व के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ने वाले व्यापारी मार्गों को बढ़ावा देता है। डिफेंस में जो है वो जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिसेस होते हैं, एक्शंस होते हैं सऊदी अरब के साथ, और जैसे पोर्ट तक जो है उनको पहुंचने के लिए जो है जैसे दुक्कम, ओमान, इस सब के साथ जो हमारा संबंध है वो हमारे लिए मैराइन डिफेंस को जो है वो प्रमोट करता है। इसके अलावा हम आतंकवादी विरोधी और उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने पर भी जो है वो साझा ध्यान केंद्रित करते हैं और साझा स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये था मिडिल ईस्ट के बारे में, क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से ये पूरी की पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और क्यों और किस तरह से भारत जो है मिडिल ईस्ट के साथ भागीदारी रखता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।